आगे चलेंगे। तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है जब हम अपनी फर्म को बंद करने वाले हैं या फिर शट डाउन करने वाले हैं। ठीक है, तो डिसॉल्यूशन हमारा दो टाइप का होता है। डिसॉल्यूशन हमारा दो टाइप का होता है। सबसे पहला है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और सेकंड होगा हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन फर्म कैरी ऑन करेगी, फर्म हमारी चलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा? ओनली पार्टनरशिप विल बी dissolved but firm will continue। ठीक है, यानी पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगी लेकिन फर्म चलती रहेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ABC तीन हमारे पार्टनर्स हैं और उन्होंने क्या किया कि ए को निकाल दिया फर्म में से या फिर ए फर्म छोड़कर चला गया। तो बचे हुए पार्टनर्स जो है, जो बी एंड सी की हम बात करते हैं, वो क्या करते हैं फिर? वो अपनी नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। ठीक है, तो उस केस से पार्टनरशिप डीड डिसॉल्व हुई लेकिन फर्म चलती रहेगी। ठीक है, ओल्ड पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाएगी, न्यू पार्टनरशिप डीड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सर इसका एग्जांपल तो हुआ हमारा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एडमिशन में भी हमारी पार्टनरशिप ही डिसॉल्व हुई थी, रिटायरमेंट में भी हमारी पार्टनरशिप ही डिसॉल्व हुई थी और डेथ में भी हमारी पार्टनरशिप ही डिसॉल्व हुई थी। ठीक है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब पुरानी डीड हमने खत्म की और नई डीड हमने बना दी। तो जो हमारी ओल्ड पार्टनरशिप डीड थी वो डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, लेकिन फर्म हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, फिर आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस केस में क्या होगा? इस केस के अंदर फर्म ही शट डाउन हो जाएगी, फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब यानी पार्टनरशिप एंड फर्म बोथ विल बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, दोनों खत्म हो जाएंगी, दोनों शट डाउन हो जाएंगी या फिर बंद हो जाएंगी। ठीक है, फर्म बंद होगी तो पार्टनरशिप तो वैसे ही बंद हो जाएगी, रहेगी नहीं। तो क्लियर है दोनों का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप डीड डिसॉल्व होगी और यहाँ पर पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो जाएगी, इंक्लूडिंग पार्टनरशिप डीड। समझ में आया कितने टाइप की पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है? Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे हम बस इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आगे जो हम बात करेंगे वो हम फर्म के डिसोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्म के डिसोल्यूशन के रीजन क्या हो सकते हैं, किस रीजन की वजह से हम अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं, उन रीजंस के बारे में बात करते हैं। तो बेटा फर्स्ट रीजन हमारा होगा, सबसे फर्स्ट रीजन, ऑर्डर बाय कोर्ट। ठीक है, सबसे पहला हमारा रीजन क्या हुआ? ऑर्डर बाय कोर्ट, यानी कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि पार्टनरशिप को बंद कर दिया जाए, फर्म को बंद कर दिया जाए। अब क्वेश्चन आता है कि कोर्ट ऑर्डर क्यों करेगा? कोर्ट को क्या मिल रहा है, क्यों करेगा? वो बीच में इंटरफेयर क्यों करेगा? तो उसके रीजन हो सकते हैं कि हम कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे, स्मगलिंग कर रहे थे, ठीक है, या फिर हमने टैक्स चोरी की है। तो इन केसेस में कोर्ट क्या करेगा? हमारी जो फर्म होगी उसको बंद करने का ऑर्डर सुना देगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या केस होगा? हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही केस होगा। सेकंड रीजन क्या हो सकता है? हमारा सेकंड रीजन हो सकता है चेंज इन लॉ, यानी हमारे लॉ में ही चेंज आ गया जिसकी वजह से हम अपनी पार्टनरशिप को बंद कर रहे हैं। ठीक है, चेंज इन लॉ। फॉर एग्जाम्पल
मैंने इसमें कल एग्जांपल दिया था गुजरात का। गुजरात के अंदर मान लेते हैं कि हमारी लीकर शॉप थी, ठीक है, लीकर शॉप। अब क्या हुआ, गुजरात में लॉ में चेंजेस आए और उन्होंने गुजरात को क्या किया, गवर्नमेंट ने ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ड्राई स्टेट का मतलब होता है कि उस स्टेट के अंदर अब लीकर की सेल परचेस नहीं हो सकती। तो मुझे बताओ, जो लीकर का हमारा बिजनेस है, क्या उसको हम कैरी ऑन कर सकते हैं? नहीं, हम उसको कैरी ऑन अब नहीं कर सकते। इसलिए अब हमें वो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। बिजनेस बंद करेंगे तो फिर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। और उसका रीजन क्या होगा, चेंज इन लॉ, क्योंकि लॉ चेंज हो गया, इसीलिए अब हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे एसिड के बारे में भी, अब एसिड को एकदम से हम सेल कर दें ये भी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है, पहले लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह के बिजनेस बहुत सारे बंद हुए हैं ड्यू टू चेंज इन लॉ, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड रीजन। और थर्ड रीजन क्या हो सकता है? थर्ड रीजन हो सकता है बेटा हमारा, हम डेथ बोल सकते हैं, ठीक है। पार्टनर्स ही भगवान को प्यारे हो गए तो फर्म कहाँ से बचेगी, पार्टनरशिप ही डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और रिटायरमेंट भी हो सकता है, या फिर ये छोड़ो, इसकी जगह हम लिख सकते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी सबने मिलकर बैठकर बात की कि क्योंकि हमारी आपस में नहीं बन रही है, कोई भी रीजन हो सकता है, इसलिए हम आपसी सहमति से अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेनली हमारे ये तीन रीजन होंगे जिसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व होने का मतलब खुल जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, एग्जिस्टेंस उसका नहीं बचेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। सर एक बारी जो चेंज इन लॉ था वो वाला बता दो मुझे। ठीक है, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चेंज इन लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं, चलो बेटा, गुजरात के बारे में। वैसे बहुत सारे स्टेट हैं ऐसे। गुजरात के बारे में हमने बात की, तो गुजरात में मान लेते हैं ए, बी और सी, ये तीनों ये पार्टनरशिप में थे तीनों, और इनका बिजनेस क्या था? लीकर सेल एंड परचेज का बिजनेस था, ठीक है। लीकर का मतलब सब जानते ही हैं, उसकी सेल एंड परचेज का इनका बिजनेस था। लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन एक गवर्नमेंट ने, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, गुजरात गवर्नमेंट ने लॉ में चेंज कर दिया और उसको ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर दिया। ड्राई स्टेट का मतलब होता है कि उस स्टेट में अब लीकर को कोई भी ना ही सेल कर सकेगा, ना ही परचेज कर सकेगा, ना ही कंज्यूम कर सकेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्राई स्टेट। तो जब अब गुजरात को ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर दिया, तो क्या अब एबीसी लीकर सेल एंड परचेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसीलिए इनको अपनी ये पार्टनरशिप बिजनेस बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा चेंज इन लॉ, क्योंकि लॉ में चेंज आ गया। बंद क्यों हो रहा है? इलीगल एक्टिविटी नहीं है वो पहले लीगल एक्टिविटी थी। सेल एंड परचेज ऑफ लीकर पहले लीगल एक्टिविटी थी, लेकिन ड्यू टू चेंज इन लॉ ये क्या हुआ, ये इलीगल डिक्लेयर हो गई। अब इसीलिए चेंज इन लॉ होने की वजह से हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करेंगे। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। कल हमने इतना किया था, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कैसे किया जाता है। बहुत ध्यान से समझना, तो एक बारी में समझ में आ जाएगा। अब जब पार्टनरशिप फर्म हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमारे पास क्या होगा, बैलेंस शीट होगी अपनी पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है। तो इस बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, कैपिटल होगी, ठीक है, क्रेडिटर्स होंगे और अदर लायबिलिटीज भी हो सकती है और रिजर्व भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज हमारी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में शो कर सकती है। अब बात करते हैं, एसेट्स भी होंगे, कुछ फिक्स्ड एसेट होंगे,
ठीक है, बाकी सब अदर एसेट्स भी होंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे, कैश भी होगा, बैंक भी होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी बिजनेस फर्म के अंदर अभी बची हुई हैं। ठीक है, अब डिसॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें फर्म को बंद करना है। जब फर्म हमारी बंद हो जाएगी तो उसकी बैलेंस शीट क्या इसी तरह रहेगी? नहीं, बैलेंस शीट भी हमें जीरो करनी पड़ेगी। ठीक है, बैलेंस शीट को जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने का मतलब हमें सारे एसेट्स को बेचना पड़ेगा और लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बैलेंस शीट को जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एसेट्स को जीरो करने के लिए इनको बेचना पड़ेगा। ठीक है, और लायबिलिटीज को जीरो करने के लिए हमें लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। ये दो चीजें हमें सबसे पहले करनी पड़ेंगी। समझ में आया कि क्या हम करने वाले हैं? अब हम अपने एसेट्स को बेचने वाले हैं और लायबिलिटीज की पेमेंट करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? अगर मैं प्रोसेस की बात करूं कि हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है जैसे ही डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले हम करेंगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर एसेट है तो उसको बेच दो, लायबिलिटीज है तो उसको पे कर दो। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन बोलते हैं। रियलाइजेशन का मतलब क्या कि एसेट्स को बेच दो और लायबिलिटीज को पे कर दो, रियलाइज कर दो। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि रियलाइजेशन हम कैसे करेंगे? तो बेटा सिंपल है, हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम शॉपिंग करते हैं तो हमारी शॉपिंग कार्ट होती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फिर हमारी शॉपिंग कार्ट हमें शो होती है जिसके अंदर हमने जो चीजें खरीदनी है वो सारी डिस्प्ले होती हैं। अगर हम किसी मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, जैसे बिग बाजार हो गया, या फिर किसी स्टोर में जाते हैं, तो वहां पर हमें वो मिलती है ना, शॉपिंग कार्ट मिलती है जिसको लेकर हम जाते हैं, उसके अंदर सामान अपना डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये मान लो कि एक ये शॉपिंग कार्ट है। हमें जो भी खरीदना है और जो भी बेचना है, हमें इसमें ही खरीदना है और इसमें ही बेचना है। ठीक है, ये समझ लो, इसको मैंने क्या बोला, ये मेरा शॉपिंग कार्ट है। ठीक है, ये हमारी शॉपिंग कार्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम एसेट्स को इसमें डाल देंगे सबसे पहले। ठीक है, एसेट्स को हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, बेचने जा रहे हैं तो हमने एक तरह से उसको शॉपिंग कार्ट में डाल दिया कि देखो हम इसको बेचना चाहते हैं। अब मुझे बताओ, क्या मैं अपने कैश और बैंक को बेच सकता हूँ? बोलो। नो सर। बेटा कैश और बैंक को तो बेचने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारा कैश और बैंक है। ठीक है, तो यानी मैं एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं इसके अंदर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कैश और बैंक को छोड़कर जितने भी हमारे एसेट्स हैं, चाहे वो फिक्स एसेट्स हैं या फिर करंट एसेट्स हैं, मैं सबको इस शॉपिंग कार्ट में डाल दूंगा। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया। चलो, फिर इसके बाद आती है लायबिलिटीज की। लायबिलिटी से मैं क्या करूंगा, मैं सारी लायबिलिटीज इसके अंदर डाल दूंगा। मैं क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि मैं उनको पे करना चाहता हूं, तो मैंने बोला लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज मैंने डाल दी। अब मुझे बताओ, क्या मैं अपनी कैपिटल को बेच सकता हूँ? नो सर। नहीं बेच सकता। कैपिटल कैसे बेच सकते हैं? बेच ही नहीं सकते, वो तो पार्टनर्स की है। ड्रॉ करेंगे ना। हाँ, क्या मैं रिजर्व को बेच सकता हूँ? मैं रिजर्व को भी नहीं बेच सकता क्योंकि वो पार्टनर्स का है। तो यानी मैं लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रहा हूं, एक्सेप्ट कैपिटल, एक्सेप्ट कैपिटल, रिजर्व्स एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है, हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था इसके बारे में कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है
तो हम उस लोन को भी इस बॉक्स के अंदर ट्रांसफर नहीं करेंगे, इस बॉक्स में यानी अपनी शॉपिंग कार्ट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। पहले मैं बात करने वाला हूँ एसेट्स की। तो इस बॉक्स के अंदर हमने क्या किया, हमने सारे एसेट्स डाल दिए एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कैश और बैंक को छोड़कर सारे एसेट्स हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। सर हाँ, तो गुडविल तो फिर मतलब अगर होगी तो राइट ऑफ ही हो जाएगी ना? बेटा गुडविल होगी तो उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे, हम उसको यहीं पर ट्रांसफर करेंगे। सर कैसे? गुडविल मैं बता दूंगा अभी, तो बस इसको समझो कि बस हम कैश और बैंक के अलावा सारे एसेट्स इसमें ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, गुडविल भी हमारा एसेट है और गुडविल भी बेची जा सकती है। ठीक है, हम फर्म बंद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम अपने फर्म का नाम बेच दें, कॉपीराइट बेच दें, ब्रांड नेम बेच दें। ठीक है, तो वो बेची जा सकती है, इसलिए हम उसको इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। जो चीज नहीं बेची जा सकती या फिर जिसकी हम पेमेंट नहीं कर सकते, हम उनको इस पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो हमने ऑल एसेट्स ट्रांसफर किए एक्सेप्ट बैंक एंड कैश, इंक्लूडिंग गुडविल भी हमने ट्रांसफर की है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर लाइबिलिटीज के बारे में। क्या बोला हुआ है कि हम सारी लाइबिलिटीज इस बॉक्स में ट्रांसफर कर देंगे एक्सेप्ट कैपिटल, रिजर्व एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर का लोन अकाउंट है लाइबिलिटीज में तो हम उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। एक्सेप्ट का मतलब इनको हम ट्रांसफर नहीं करने वाले। रिजर्व का मतलब सिर्फ जनरल रिजर्व नहीं होता, वो हमारा WCR भी हो सकता है, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब वापस आते हैं एसेट पे। तो मैं कौन कौन से एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, कैश एंड बैंक। एक एसेट और भी ट्रांसफर नहीं करूंगा जिसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? सर गुडविल भी तो फिक्टिशियस ही होता गुडविल है। इंटेंजिबल होती है बेटा, फिक्टिशियस नहीं होती। ओह हाँ, ओके सर, यस राइट। सर एडवर्टाइजमेंट। हाँ, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, जो हमारा अनरिटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि उस एक्सपेंस को कैसे बेच सकते हैं, खुद ही सोचो ना। एक्सपेंस को तो बेच ही नहीं सकते, इसलिए हम वो भी इस बॉक्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे। समझ में आया? सर हम्म, सर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कहाँ जाता है? इसी में जाएगा बेटा। बट सर वो तो एम्प्लॉइज का होता है फिर। हाँ, तो एम्प्लॉयज को पेमेंट कर देंगे, लाइबिलिटीज को बेच थोड़ा रहे हैं, पे ही तो कर रहे हैं हम लाइबिलिटीज को। ओके ओके, यस सर, ओके। ठीक है, बेचेंगे तो सिर्फ हम अपने एसेट्स को। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें अपने शॉपिंग कार्ट के अंदर ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैंने इस शॉपिंग कार्ट में से कोई भी एसेट को बेचा, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास कैश आएगा या फिर बैंक में पैसे आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मशीनरी थी, मशीनरी को मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया और अब वो मशीनरी मैंने बेच दी इसमें से निकाल कर, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? तो फिक्स्ड एसेट बेच के। नहीं, मैं बोलूंगा कि मेरे पास पैसे इस शॉपिंग कार्ट में से आए। ठीक है, यानी मैं जो भी एसेट बेचूं एक बार ट्रांसफर करने के बाद, जैसे एसेट इसमें ट्रांसफर हुआ तो वो एसेट खत्म हो गया। ठीक है, अब जो भी पैसा आएगा, चाहे वो एसेट को बेच कर आए, मैं बोलूंगा कि शॉपिंग कार्ट में से पैसा आया है मेरे पास। या फिर जो भी पैसा जाएगा लाइबिलिटीज के लिए, मैं उसको क्या बोलूंगा कि शॉपिंग कार्ट में पैसा गया है। ठीक है, और इसी शॉपिंग कार्ट का नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ओके सर। इसी शॉपिंग कार्ट को हमने क्या नाम दिया? रियलाइजेशन अकाउंट, यानी वो अकाउंट जिसमें से हम अपने रियलाइज करेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई भी एसेट बेचा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एसेट बेचकर पैसा आया है, मैं बोलूंगा रियलाइजेशन से मेरे पास कैश आया है। कैश और बैंक
रिसीव्ड। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि जो भी मेरे पास कैश या बैंक आया है वो रियलाइजेशन से ही आया है, या फिर मैंने किसी लाइबिलिटीज की पेमेंट की, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास से जो कैश और बैंक गया है वो रियलाइजेशन में गया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने लाइबिलिटीज की पेमेंट की है, मैं बोलूंगा कि मैंने रियलाइजेशन में कैश डाल दिया। समझ में आया सबको? इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। अभी तक यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो। सर हम्म, सर जैसे हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो उसमें भी कभी कभी ऐसा पॉइंट नहीं आ जाता था कि हमें अभी मतलब अभी हमने कोई लायबिलिटी रियलाइज करी है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आ जाती बेटा वो रियलाइज करना नहीं होता, वो हम पे करते थे उसमें। ठीक है, वो तो हम क्रेडिटर्स की पेमेंट हमने की थी, सेट ऑफ किया था उनको। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फर्म को बंद करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस केस में तो हम क्रेडिटर्स को पे करते थे कि, या फिर किसी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमने पे कर दिया। यहाँ पर तो हम, क्योंकि फर्म बंद हो रही है इसलिए हम पे कर रहे हैं। वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर था रिवैल्यूएशन में। और रिवैल्यूएशन में बेटा जो हम पे करते थे वो एंट्री नहीं जाती थी अगर हम कोई कम पे करते थे या फिर ज्यादा पे करते थे। यानी पेमेंट पे अगर हमें प्रॉफिट या लॉस होता था तो वो जाता था हमारा रिवैल्यूएशन में। है। ओके। ठीक है, यहाँ यस। पर हम क्या कर रहे हैं, हम सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और उनको खत्म करने के लिए लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ेगी और एसेट्स को बेचना पड़ेगा। और इन सबको बेचने के लिए और पे करने के लिए हम सभी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से देखना, अब मैं इनकी जनरल एंट्री के बारे में बात करूंगा तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं जर्नल एंट्रीज की बात कर रहा हूँ। हमने क्या कहा, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जितने भी एसेट्स होंगे हम कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, एक्सेप्ट कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और फिक्टिशियस एसेट अकाउंट। ठीक है, इन तीनों के अलावा जितने भी हमारे एसेट्स होंगे हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, वापस आते हैं इस पर। जब मैं फिक्स एसेट को ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन में तो ट्राई करो क्या जनरल एंट्री करूंगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स डेबिट टू एसेट। फिक्स। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक। रियलाइजेशन टू फिक्स्ड एसेट, क्यों? क्योंकि जब मैं फिक्स एसेट यहाँ से ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट मेरा जीरो हो जाएगा, ये हट जाएगा, और इसको हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा तो रियलाइजेशन मेरा डेबिट हो जाएगा। तो सिंपल है, जब मैं एसेट्स को ट्रांसफर करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट का तो बेटा एग्जांपल था, लेकिन जितने भी एसेट्स मैं ट्रांसफर करूंगा उसकी यही एंट्री रहने वाली है। ओके सर। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कहां से ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब आते हैं अपनी सेकंड जर्नल एंट्री पर। अब मैं क्या करूंगा, मैं लायबिलिटीज को ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन कौन सी लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करूंगा? सबसे पहले तो कैपिटल को नहीं करूंगा, रिजर्व को और पार्टनर्स लोन अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन होगा, एसेट और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री कभी भी सेम नहीं हो सकती। अब हम लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे। लायबिलिटीज को डेबिट क्यों करेंगे?
क्योंकि लाइबिलिटीज हमारी जीरो हो जाएंगी और इनको जीरो करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो उसको खत्म करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी जितनी भी लाइबिलिटीज हम ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक नया फीचर और सुनो, जो मेरे ख्याल से अगर किसी के स्कूल में अगर ये कराया होगा तो उन्होंने ये जरूर बताया होगा, वो इसी तरह बताते हैं बच्चों को। इसमें बच्चों को ये बताया जाता है, एक तरह से बेटा रट्टा लगवाया जाता है। कहते हैं कि ये हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है, और ये लायबिलिटीज है और ये एसेट्स है, क्लियर है, और ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट अगर हम ऐसे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, वो ऐसे बताते हैं। ठीक है, तो अगर हम एसेट्स को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन तो डेबिट हुआ ना, एसेट्स क्रेडिट हो गए। अगर हमने लायबिलिटीज को यहाँ पे ट्रांसफर किया तो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ ना, तो हमने भी तो वही किया ना, एसेट ट्रांसफर हुए तो रियलाइजेशन हमारा डेबिट हुआ, लायबिलिटीज ट्रांसफर हुई तो रियलाइजेशन हमारा क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो हमें इस तरह का रट्टा नहीं मारना, क्योंकि बेटा रट्टा इसलिए नहीं मार सकते, इस चैप्टर में अकाउंट्स बनाने बहुत कम आते हैं, ज्यादातर जर्नल एंट्रीज ही आती है। ठीक है, समझ में आया सबको? एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? Yes, sir. लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो, अब कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या होगा, कौन बताएगा इसका क्या नेचर होगा? बोलो, कोई बता सकता है? रियलाइजेशन अकाउंट बेटा हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि जब हम चीजों को खरीदेंगे और बेचेंगे इसमें, तो या